Hello everyone, welcome back to your most favorite educational channel, Magnet Brains. इस वीडियो में हम क्या देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे आखिरी पार्ट। क्या आखिरी पार्ट? असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। वही क्वेश्चन जो हमें घुमाते हैं हमारे ओलंपियाड में, बट डोंट वरी, इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर करेंगे, रीजनिंग देखेंगे, स्टडी करेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। दिस इज पलक रखियानी, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12. So let's start. नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर हमने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, 2 पार्ट्स में देखा है इवन, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वाटर है, सॉइल है, इन सब के बारे में। एंड सेकेंड पार्ट में हमने देखी थी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बहुत सारे MCQ सॉल्व करे, तब जाके हम आए हैं, हम इतने केपेबल बने हैं कि हम असर्शन एंड रीजन सॉल्व करें। जिन्हें नहीं मालूम हो कि क्या होता है इसमें, तो ज़रा सुनो। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन यूजुअली जैसे बेस्ड रहते हैं, वो डायरेक्शंस पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं समझाती हूँ। डायरेक्शंस रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो देखो क्या होता है, आपको यूजुअली 2 स्टेटमेंट मिलेंगी, 2 लाइनें मिलेंगी। पहली होगी assertion, दूसरी रीजन। assertion यानी ऐसा कहा गया है, ये कह दिया, ऐसी कोई लाइन है। अब रीजन में भी एक लाइन दी होगी, तो मैं इतना क्यों कह रही हूँ कि हम केपेबल बने हैं यहाँ तक आने के। इसमें कौन सी चीज़ है मैम? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, बट अगर मेरे तरीके से, अगर जैसे पढ़ोगे, जैसा बोलूँ तो इजी रहेगा। कैसे रहेगा? तो देखो, असर्शन पढ़ा हमने। फर्स्ट इनिशियली मैं अभी बता दूंगी रूल्स, या जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एकदम कान खोल के, बिल्कुल दोनों कान ऐसे ऐसे खोल के सुन लेना क्या है डायरेक्शंस, बिकॉज हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे, है ना। इधर ही समझ लो क्या है। पहला दिया होगा असर्शन, कोई भी क्वेश्चन ले लेना, है ना, जो क्वेश्चन आए उसमें ये लगाओ। असर्शन आएगा, असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ोगे। बस एक चीज याद रखना, आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है कि अभी ये रीजन है या नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी चलो, जैसे खुद नहीं हो सकते ना। तो क्या है, असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ा। सबसे पहला स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। मतलब मैम ये क्या आ गया इसमें? तो देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ना असर्शन का, बस इतना पता लगाना, कुछ भी आगे पीछे मत देखना कि ये जो बात कह रहा है, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है, बस इतना पता लगा देना। अगर सही हो तो ठीक है, ट्रू लिख देना वहीं। अरे मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखना, स्टेप है ये, अपने दिमाग में बिठा लेना। या तो जो भी ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो कहानी अलग है। अगर असर्शन किसी भी केस में फॉल्स आए, गलत आए, तो बेझिझक ऑप्शन डी को मार्क कर देना। ऑप्शन डी क्या कहेगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेना। हो सकता है कुछ ओलंपियाड्स में ना ऊपर नीचे लिख देते हैं, और हम क्या यही पैटर्न याद रखते हैं। दिस इज बेसिक पैटर्न, आई एम जस्ट टेलिंग। ऑप्शन डी एज इन इस ऑप्शन को मार्क करना जहां भी लिखा हो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्योंकि बोलो मैम अभी तो सिर्फ असर्शन की बात हुई, तो एक बात बताओ, जो लाइन खुद ही सही नहीं हो उसका रीजन क्या सही होगा? इसn't it? जो लाइन खुद ही सही नहीं हो उसका रीजन क्या सही होगा? विच मीन्स दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो ये एक कंडीशन थी, इसमें डी आएगा। अब बाकी 3 कंडीशंस में असर्शन होगा ट्रू। अब आ जाओ रीजन की कहानी पे। व्हेन यू आर रीडिंग रीजन, जब भी आप रीजन को पढ़ोगे, तो ये अपना मोटिव कहीं मत रखना कि हमें प्रूफ करना है। अभी पहला स्टेप मैंने क्या बताया, सिर्फ ये देखना कि वो सही है या गलत। क्योंकि क्या होता है, हम इतनी हड़बड़ में रहते हैं ना कि हम रीजन पढ़ते भी नहीं है ढंग से, बस उसको प्रूफ करने में लगे रहते हैं। और कभी कभी मतलब ज्यादातर ऐसा भी होता है कि रीजन फॉल्स भी निकल जाए। ठीक है, तो अगर रीजन फॉल्स है तो क्या होगा? रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी, यानी इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। या फिर अगर दोनों ही गलत हैं तो ये आएगा। अब सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट तब आता है, मैं बताती हूँ कंफ्यूजन कहाँ पे है। देखो, अगर एक एरिया बता दूँ कि यहाँ कंफ्यूजन होगा, तो इंसान ऑब्वियस सी बात है ना कि वहाँ ज़्यादा ध्यान देगा। बोलते हैं ना, कहीं रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ लिखा है सतर्क रहिए, सावधान, रेड सिग्नल, तो हम और कॉन्शियस होकर जाते हो, भाई कोई गड्ढा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही अगर मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ का डेंजर जोन, डेंजर एज इन नॉट एक्चुअली डेंजर, बट थोड़ा होश रखो यहाँ पे। कब? जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट दोनों जब सही है, तब मुश्किल कब आती है?
ये पता लगाने में या प्रूव करने में कि रीज़न सही है या नहीं। और इसमें चाहिए डीप नॉलेज कॉन्सेप्ट का। जो कॉन्सेप्ट है वो डीपली हमें पढ़ना है और क्लियर होना चाहिए। डीपली एज इन नहीं कि रटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तभी जब हर बार मैं पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, तो ऐसा नहीं देखते ही ओके टाटा बाय बाय। उसकी पूरी कहानी जानो, कहानी याद रहेगी ना तो कर पाओगे आंसर सही। विच मीन्स इफ बोथ आर ट्रू देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो रीज़न यानी क्या होता है, वजह, कि ये जो इसने बात बोली क्या इसकी वजह है यही या नहीं। तो ट्रू तो दोनों ही स्टेटमेंट है। अब अगर रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो क्या करोगे, ऑप्शन ये वाला मार्क करोगे जहां लिखा होगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अगर नहीं होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बी मार्क करना। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताओगे कैसे, पता तो होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया है उसका रीजन क्या है। तो इसके लिए स्टेप 2, एक बचपन वाला वर्ड जो आंसर्स में नहीं लगाते हैं, लिखूंगी तो जरा याद आएगा, बताना क्या कहते हैं इस वर्ड को। इसे कहते हैं बिकॉज। बिकॉज का रोल आ गया। स्टेप 2 में क्या करना, देखना, एजर्शन बोलना और उसके आगे ज़रा ये लाइन लगा देना बिकॉज वाली। बिकॉज लगा दिया एंड जब रीज़न पढ़ो तो वही रीज़न लगे तो कर देना सही मार्क। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके में क्या करना, असर्शन पढ़ोगे और इसका रीज़न पहले ही, अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मान लो कोई असर्शन का स्टेटमेंट है और आपको पता है अरे ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे पता है इसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न दिमाग में बिठाना और ये रीज़न पढ़ना। अगर वही सेम लिखा हो, आ गई वही कहानी, मतलब क्या बोलूँ फिर से, ठीक है, समझ आया। अच्छा घबराओ मत, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना मेरे साथ, बहुत ही ईजी गोइंग लगेगा। क्लियर है, आ सकता है, अभी क्वेश्चन था ही नहीं, अभी तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्या ही, फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो चलो, क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन। असर्शन क्या कहता है, देखो, फॉसिल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है असर्शन और रीजन है फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, किसकी कहानी आई, फॉसिल फ्यूल्स की कहानी आई। अब फॉसिल फ्यूल्स यानी क्या, फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, वुड चारकोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा याद करो, जो हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, इतना एडवांसमेंट हो गया है, इतनी बढ़िया बढ़िया व्हीकल्स आ रही हैं, इनमें अंदर क्या डलवाते हो, हर बार जब पेट्रोल पंप पे जाते हो क्या डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो। पेट्रोल क्या है, डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है भैया पेट्रोल। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुई, ये सब क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं कि नहीं। तो इतनी गाड़ियां, जो जाओ रोड पे और देखो, जाओ क्या घर से बाहर भी देख लो, छोटा सा रोड होगा ना, उस पर भी इतनी गाड़ियां चल रही हैं। ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई क्यों, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन्होंने काम आसान कर दिया। पेट्रोल डलवाओ, गाड़ी चलाओ, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा गाड़ियाँ छोड़ दो और आगे आओ, इंडस्ट्रीज़ हैं, कितना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स हैं, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। कितनी इंडस्ट्रीज़ के हम नाम लें, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। इन इंडस्ट्रीज़ में कितने सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो मेन सोर्स है एनर्जी का, इनके थ्रू गाड़ी आगे बढ़ती है। Now when I'm talking about energy, energy is something, किसी भी चीज़ को चलाने की ताकत। अब ज़रूरी नहीं वो इंसान हो, हम चल रहे हैं खाने की वजह से, तो गाड़ियाँ चल रही है पेट्रोल की वजह से, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, कुछ ऐसा कोल होगा उसकी मदद से एनर्जी लेके चल रही हैं। जैसे नॉर्मली हम मानते हैं हम सन की एनर्जी लेते हैं, है ना, सन से एनर्जी आती है, और एनर्जीज किससे आ रही हैं, इन फॉसिल फ्यूल से। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर फॉसिल फ्यूल्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी ट्रू, सही बात, पहला स्टेप अचीव। समझे ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पहला स्टेप अचीव किया, मैंने लिख दिया कि ये बात ट्रू है, ये बात सच्ची है। अब आइए ज़रा रीज़न पे। रीज़न क्या कहता है, फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अभी मैंने यही कहा, क्या कहा, अलग अलग इंडस्ट्री है, इतना टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ी, ऑल थैंक्स टू फॉसिल फ्यूल्स। इनके कंबस्टन के थ्रू, कंबस्टन होता है जब इनका, उसके थ्रू, या और भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। हम कितने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कितनी, अच्छा चलो छोटी छोटी गाड़ियाँ तो छोड़ो, इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं। इज़न्ट इट? तो हम क्यों कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? चलो ठीक है, ज़रूरी तो है, क्यों है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब किसके थ्रू चल रही हैं, उनको एनर्जी कौन दे रहा है,
फॉसिल फ्यूल्स। तो अब अगर रीजन मैंने ये नहीं प्रूव किया, आई जस्ट नॉर्मली रोट, जैसे ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करते हो ना, लाइन पढ़ते हो और बताते हो ट्रू और फॉल्स है, तो बस इतना ही करो, पढ़ो पढ़ो, बता दिया ट्रू है, चलो मैम अचीव हो गया स्टेप कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा अभी ज़रा मन में सोच लेना या मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये दोनों क्यों नहीं होंगे आंसर्स, ठीक है। अब आ जाओ ए और बी पे, एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन यानी जैसे वो रियलिटी शोज में होता है ना, एलिमिनेट कर दिए हमने 2 ऑप्शन, अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। अब हमारा बस आखिरी काम है, क्या है आखिरी काम, हमें बताना है कि ये जो रीज़न है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो इसके आगे मैंने कहा वही बचपन वाला वर्ड बिकॉज, बचपन क्या बोलो मैम, अभी भी हम ऐसे ही आंसर याद करते हैं, है ना, तो बिकॉज लगा दो, ठीक है मैम। करते हैं प्रोसीजर, सुनना ध्यान से। फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। बोलो मैम जब आप ये पढ़ रहे थे तो आपने यही रीज़न दिया था और बहुत ही सही सुनाई दे रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, सही रीज़न है। क्यों है, ज़रूरी क्यों है, कोई चीज़ ज़रूरी क्यों हो, जब उसका कहीं काम आए तो फॉसिल फ्यूल ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, हमें या डिफरेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें, विच मीन्स दोनों सही तो हैं ही, और ये जो रीज़न है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या सिलेक्ट करूँगी मैं, ऑफकोर्स मैम ऑप्शन नंबर ए, इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। क्लियर है कि नहीं, लेट्स चेक इट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली इतना समझ आया होगा पहले क्वेश्चन से कि गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो जो बच्चे डरते हैं, जो स्टूडेंट्स डरते हैं, बिल्कुल मत डरो इन टाइप के क्वेश्चन से, काफ़ी लोग तो स्किप भी करके आते हैं, नहीं करना है, ये हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, कोई आउट ऑफ लीग नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड द स्टेप समझ जाओ तो ये यहाँ नहीं, ये आगे भी बहुत काम आएंगे, बिकॉज असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव्स में भी और कभी कभार जो आप एग्जाम्स देते हो उनमें भी। क्लियर, आए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, आई होप डर थोड़ा निकल गया होगा, इजंट इट। चलो, असर्शन क्या है, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टिबल, एंड रीजन कहता है renewable resources can become non-renewable। चलो assertion पे आ जाओ। assertion says all resources are not exhaustible। अब resources वही वर्ड किसका, resources का। मैंने बताया था resource का मीनिंग बहुत ही स्मार्ट वे से, री को इधर कर दो और सोर्स को इधर कर दो। सोर्स यानी क्या, कि किसी जगह से कुछ आ रहा हो, सोर्स की ये इस जगह का सोर्स है, isn't it the source of क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, या सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स। तो सोर्स यानी क्या, कोई भी जगह जहाँ पे किसी चीज़ का सप्लाई हो, isn't it, I can say supply in simple language। and resource यानी क्या, रिसोर्स ऐसे जमा हुए, रिजर्व्ड, आर से आर याद रखो, आर से रिजर्व और एस से सप्लाई। तो रिजर्व्ड सप्लाई, जो भी रिजर्व्ड मटेरियल हमारे नेचर, हमारे इन्वायरमेंट में पड़ा है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स, जिसे हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिससे हम उसे यूज़ कर पाए, हम या बाकी ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ रिसोर्स। अब वो रिसोर्स जो हमें इन्वायरमेंट, मदर नेचर से मिले, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, विच इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, राइट। तो अब मैम ये क्यों बोल रहे हो, तो सुनो, रिसोर्स हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉन्गेटिविटी, या कितने टाइम तक वो रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉन्गेटिविटी। क्या वर्ड बोला मैंने, लॉन्गेटिविटी, है जितने टाइम तक, ड्यूरेशन कह सकते हैं, चलो और आसान भाषा ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने पढ़े हैं, कैसे, तो देखो ऐसे, एक होंगे एग्जॉस्टेबल और एक होंगे इनएग्जॉस्टेबल। तो ध्यान से सुनना, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब समझ आता है, एग्जॉस्ट वो जो चीज़ कभी ख़त्म होती है, वो चीज़ जो ख़त्म होती है वो होती है एग्जॉस्टेबल। यानी ये जो रिसोर्सेज हैं, इस टाइप के रिसोर्सेज होंगे लिमिटेड क्वांटिटी में। क्या बोला मैंने, ख़त्म होंगे मतलब क्या, लिमिटेड है ना भाई। जैसे मान लो कि आपको क्लास में चॉकलेट्स बांटनी है, आपके पास सिर्फ कितनी है, 30 चॉकलेट्स, और आ ही नहीं सकती, तो कैसी हुई चॉकलेट्स, लिमिटेड। तो वैसे ही वो रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, दोज आर एग्जॉस्टिबल। लिमिटेड यानी कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही।
अब आ जाओ कहाँ पे, आ जाओ इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल यानी क्या, वो जो कभी भैया ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत सारे हैं नेचर में, बहुत आते जाएंगे, बोलो यूज़ करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इवन रिसाइकल हो जाएंगे। तो यानी इनएग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में। आए कि नहीं, इतनी सी बात समझ, हाँ कि नहीं? ओके बोलो मैम हाँ बोलेंगे आपको सुनाई देगा, दे देगा ना, स्टूडेंट्स हो, मैं समझ सकती हूँ क्या कहना चाह रहे हो। तो ये इतनी सिंपल बात कही, लिमिटेड क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अब अनलिमिटेड व्हेन आई से, तो एक याद आते हैं हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव को हम कैसे भूल सकते हैं, हमारी सोलर एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती है, रोज़ सुबह आते हैं बढ़िया। तो यानी कि हम कह सकते हैं सन, और वी कैन से सोलर एनर्जी। ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म ही नहीं होती। एयर मान सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या मानते हैं, इनएग्जॉस्टिबल है, इज़न्ट इट। वाटर भी मान सकते हैं, वाटर को हम एक्चुअली इनएग्जॉस्टिबल में अब नहीं लेंगे। अच्छा, वेन एवर वी रीड दीज थिंग्स, जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो ज़रूर एक चीज़ याद रखा करो, अभी के टाइम में अब क्या सिचुएशन आ गई है। अब सिचुएशन ये है कि इतना इमेंस पोल्यूशन किया है हमने, कितनी सारी चीज़ें करी हैं, जिसकी वजह से चीज़ें क्या है, कम होने लगी हैं। और जो इनएग्जॉस्टिबल थी ना पहले, आ गई इधर कैटेगरी में, एग्जॉस्टिबल वाली कैटेगरी में। तो आ जाओ इधर, एग्जॉस्टिबल में भी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन से हैं, देखो एग्जॉस्टिबल में एक है रेन्यूएबल और दूसरा है नॉन रेन्यूएबल। बिल्कुल अच्छे से समझो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, टेबल ऐसे फॉर्म में बना रही हूँ मैं, चार्ट के फॉर्म में, तो ना क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में भी दो टाइप हैं, एक है रेन्यूएबल, एक है नॉन रेन्यूएबल। रिन्यू का मतलब याद आ रहा है, जैसे आप कहीं का पास बनवाते हो, कार्ड्स बनवाते हैं ना, तो कहते हैं ना अपना कार्ड रिन्यू कर लीजिए, रिन्यू एज इन वापस उसको चालू कर दीजिए। तो रिन्यू यानी वो चीज़ जो खुद बन सकती है, यानी उसका यूज़ हुआ, यूटिलाइज किया, नेचर में आई, फिर बन रही है। रीयूज़ यानी साइकिल जो हमने पढ़ी है ना, बायो जियोकेमिकल सारी, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है भाई, यही तो रिन्यूएबल है। क्या हो रहा था उसमें, नेचर से हम ले रहे थे, यूज़ करिया, बढ़िया मस्त ले लिया और अब वापस दे दिया, यानी रेन्यूएबल। तो रेन्यूएबल में हम क्या क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं, डाल दो सब वाटर, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब डाल दो रेन्यूएबल में, ठीक है, रेन्यूएबल में आ जाएंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बस नॉन रेन्यूएबल को ज़रा ध्यान रखिए, ये जो फॉसिल फ्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रेन्यूएबल है, यानी वंस यूज्ड बाय बाय, एक बार यूज़ किया और वापस ऐसा नहीं होने चेंज कर पाए। तो इसका बहुत ही मैं कॉमन और फनी एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ठीक है, 50 रुपये का पेट्रोल है, अब डलवाया, ऐसा तो नहीं है कि आपने गाड़ी चलाई और जो पेट्रोल नीचे बन के निकला है ना फ्यूम्स में, जो साइलेंसर से हवा निकलती है, तो ऐसा तो नहीं आप वो कलेक्ट कर लेते हो और वापस पेट्रोल बनाते हो। बोलो मैम ऐसा अगर होता ना तो मज़े ही आ जाते हैं ना, पेट्रोल पे खर्चा ही नहीं करना पड़ता, बट नहीं, दे वंस यूज्ड, फिर उसके बाद ख़त्म, उनका यूज़ था ख़त्म। तो विच मीन्स ये लिमिटेड क्वांटिटी में तो है ही, पर नॉन रिन्यूएबल है। ऑन द अदर हैंड ये भी हैं, एक तरह से लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे फ्रेश वाटर हम कहते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में है, बट रिन्यू हो सकते हैं नेचर में, और उनको भी ऐसा नहीं हो बिल्कुल मौज में यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हमें लिमिटेड क्वांटिटी है तो थोड़ा वाइसली यूज़ करो हर चीज़ को, इवन जो अनलिमिटेड है उसको भी वाइसली यूज़ करो। अब ऐसा नहीं कि फिर हम एयर का पोल्यूशन कर रहे हैं, तो वही है ना, उल्टे काम करते हैं हम ह्यूमन बींग्स। तो बिल्कुल समझे कि नहीं ये बात। अब ये बात, इतनी कहानी मैंने सुनाई क्यों, तो कहानी इधर के लिए सुनाई, अब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। वही कहा ना, वेन एवर यू आर सॉल्विंग असर्शन एंड रीजन कॉन्सेप्ट पे जाओ पूरे। तो अब ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टिबल, तो कितनी सही बात बोली, बात सही बोली कि नहीं, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टिबल। क्या बोला, नॉट, सभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, वो सही बात है ना, सभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, कुछ इनएग्जॉस्टिबल भी है, जैसे हमारे सूर्यदेव, सन की एनर्जी, इजंट इट, कुछ इनएग्जॉस्टिबल भी है। तो विच मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप अचीव्ड। व्हाट वाज दिस फर्स्ट स्टेप, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो पहला स्टेटमेंट यानी असर्शन ट्रू है। चलिए आगे बढ़ाइए अपनी गाड़ी, कहाँ, रीजन पे, रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल। तो एक लाइन जब भी मैं कोई कहती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छे से सुना करो, कोई भी लाइन वेस्ट के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। क्या बोला था मैंने, वाइसली यूज़ करो, वाइसली क्यों, क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज जो रेन्यूएबल हैं
अगर उनको सही तरह से यूज़ नहीं किया सो दे कैन ऑल्सो बिकम नॉन रिन्यूएबल। जस्ट लाइक अवर ये जो हम वाटर हैं या और भी कुछ रिसोर्सेज हैं, उनको अगर हमने वाइसली यूज़ नहीं किया तो वो भी कैसे बन सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है कि नहीं, आया समझ? तो विच मीन्स ये लाइन वही कह रही है, तो रीज़न ट्रू है। चलो ठीक है, अब यही स्टेप, मतलब वो स्टेप बार बार आ रहा है जब पलक मैम ने कहा है कि थोड़ी चीज़ें टफ हो जाएंगी। कब होंगी? जब दोनों ट्रू होंगे और हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका रीज़न है या नहीं। तो कुछ टफ नहीं है यार, इतना मैंने पीछे बताया, अब रिलेट करो। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टिबल, सारे एग्जॉस्टिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैं बोलूँगी बिकॉज कुछ हैं जो इनएग्जॉस्टिबल है, जैसे सोलर एनर्जी। क्या बोला मैंने? ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टिबल बिकॉज मुझे आंसर पता है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है because some resources like solar energy is inexhaustible which is like unlimited quantity है, खत्म नहीं होते हैं। ये था रीज़न। अब अगर ये रीज़न जिसने सुना हो तो ध्यान से बताना क्या यहाँ पे वही लिखा है या कुछ और है। यहाँ रीज़न में क्या लिखा है? रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम नॉन रेन्यूएबल। अरे ये बात तो सही कर रहे हो, पर इसका रीज़न ये नहीं है। और इवन व्हेन यू विल पुट बिकॉज यहाँ पे, अगर चलो ठीक है सेकेंड मेथड दिया तो दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मैंने लिखा बिकॉज और मैंने बोला ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टिबल बिकॉज रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम नॉन रेन्यूएबल, मतलब पढ़ते ही हंसी आ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि ये तो रीज़न ही नहीं है। ये बात दोनों सही है पर अपने आप में अलग अलग है, विच मीन्स कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में क्या है? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है? आया समझ की नहीं? ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन, इजंट इट? चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? असर्शन ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ओहो, आ गई किस पे कहानी? खजाने पे। क्या था वो खजाना? न्यूट्रिएंट्स का। यही ह्यूमस। ह्यूमस को मैं क्या कहती हूँ? इट इज अ खजाना। किसका खजाना? न्यूट्रिएंट्स का खजाना। तो सही बात है, बिकॉज ह्यूमस इज वेरी रिच। कैसे रिच है? नहीं पैसे तो नहीं है इसके पास, पर उससे भी ज़्यादा कुछ है। वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज अगर यही है, इसी न्यूट्रिएंट की वजह से जो हम हेल्दी फूड खा पा रहे हैं, इतनी एनर्जी ले पा रहे हैं, उससे हम पैसे बना के रिच बन रहे हैं, तो वो यही है। विच मीन्स ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये खजाना है हमारा, किसका? न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। अब ह्यूमस जो हम कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल याद आ रही हो अगर, सॉइल की लेयर्स पढ़ी है ना हमने, टॉप सॉइल आती है, सब सॉइल आती है, नीचे आती है पेरेंट रॉक, सो ऑन। तो जो टॉप सॉइल हम पढ़ते हैं ना, जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है, रूट्स होते हैं प्लांट्स के, उसी टॉप सॉइल में क्या प्रेजेंट रहता है? ह्यूमस। बहुत ही रिच रहता है। और जब मैं कहूँ न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, ऑर्गेनिक मीन्स व्हेन आई रिलेट टू कार्बन, जैसे ऑर्गेनिक बोलो तो कार्बन कंपाउंड ज़्यादा आने चाहिए, तो ह्यूमस जो है टॉप सॉइल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। अब जब न्यूट्रिएंट्स रिच है ना, तो क्या होता है? सॉइल में जो प्लांट ग्रोथ है, क्या बोला? अगर रिच है क्या न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट ग्रोथ। भाई सॉइल का काम क्या है? उसका मेन काम है प्लांट्स को पनाह देना, जगह देना। जगह देना एज इन मैम जगह कैसे दे रहे हैं? तो उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे तभी तो प्लांट्स हमें फूड दे पाएंगे। यार ये साइकिल चलेगी कैसे? ये जो पूरी वर्ल्ड का हमने कहा ना, सब इंटरडिपेंडेंट है। क्या बोलते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी अकेले काम नहीं करता, सब इंटरडिपेंडेंट है। ये प्रोड्यूसर, अगर प्लांट खाना नहीं बनाते तो क्या होता? हमें न्यूट्रिशन ही आता ही नहीं कहीं से। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे मैम हम तो प्योर नॉनवेज है। चलिए बताइए, जो आप खाते हैं, फिश खाते हैं या हैन खाते हैं, जो भी खाते हैं, एग खाते हैं, उन सबको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? चिकन कहाँ मिलता है? वो भी तो खाते हैं, चारा वारा नहीं खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं? प्लांट से खाते हैं। तो प्लांट नहीं होंगे तो वो खुद कैसे जिएंगे? तो कहीं ना कहीं सब रिलेटेड ही है। तो ये प्लांट ग्रोथ, मैं कहना क्या चाह रही थी, देखो प्लांट ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करेगा कौन? सॉइल। कब करेगा? जब न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा। और एक बात सुनना बहुत ही ध्यान से, जब भी सॉइल में बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस सॉइल को हम कहते हैं फर्टाइल सॉइल, या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना। फर्टाइल सॉइल यानी क्या? वो सॉइल जिसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके, उसे हम कहते हैं फर्टाइल सॉइल। सो व्हेन विल द सॉइल बी फर्टाइल? व्हेन इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कहानी समझे? कहानी क्यों समझाई? क्योंकि इधर के लिए। अब पहला स्टेटमेंट कहता है ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? बस ट्रू एंड फॉल्स मार्क करना है। तो ये भी सही बात है।
रीजन इज ह्यूमस इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल गलत बात नहीं। ऑर्गेनिक मैटर यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसी की। अब लास्ट स्टेज, क्या प्रूव करना है कि क्या ये इसका रीजन है या नहीं। तो जरा लगाइए ये वर्ड लगाते हैं और ठीक है, साथ में हम बोलते हैं क्या पूरा स्टेटमेंट। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बिकॉज ह्यूमस इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। कितना अच्छा साउंड कर रहा है। हाँ, क्यों, मैंने अभी तो कहा ह्यूमस में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए ये क्या करता है, सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। इजंट इट? बात लग रही है सही या नहीं? यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज करेक्ट। ए क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ आया कि नहीं? यही था ना, ह्यूमस की बात करी, क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। इतना सिंपल हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगेन सेम स्टेप्स। ओवरक्रॉपिंग रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कॉम्पोजिशन। चलो इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगेन बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दी। तो क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी, वही जहाँ पे प्लांट ग्रोथ अच्छी हो। अच्छी कब होगी, जब ह्यूमस ज़्यादा होगा। ह्यूमस में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ओवर क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले ये समझो कि क्रॉपिंग क्या होती है। क्रॉप्स उगाते हैं, खाद वगैरह, है ना। ओवर, कितनी बार अगर मैं ये लाइन कहती हूँ, जिसको याद हो कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अति एज एन एक्सेस, ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो क्रॉपिंग तक तो ठीक है भैया, क्रॉपिंग कर रहे हो, खेत में जो है आप इतनी क्रॉप्स उगा रहे हो, थैंक यू सो मच। बट ओवर क्रॉपिंग यानी आप एक ही मान लो ईयर में या एक ही मंथ में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स आप कंटिन्यूसली उगा रहे हो, एंड आप जो सॉइल है उसको अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। रिप्लेनिश एज एन, हमें पता है नेचर की चीज़ें हैं, सॉइल है, इनमें नेचुरल सब बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जो अगेन उसके जो है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट वापस देते हैं। जैसे डीकम्पोज करेंगे, डेड कोई भी चीज़ें हो गई, डेड लीव्स वगैरह हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देके वापस सॉइल में देता है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ओवर क्रॉपिंग। मतलब एक क्रॉप था, उसको निकाला, कल्टीवेशन सब हो गया प्रोसेस, दूसरा फिर लगा दिया, डायरेक्ट लगा दी, यानी कोई टाइम पीरियड आपने बीच में छोड़ा ही नहीं, कंटिन्यूसली। तो क्या हुआ, ओवर क्रॉपिंग। ओवर क्रॉपिंग से क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो चले जाते हैं कंटिन्यूसली, रिप्लेनिश यानी वापस आ ही नहीं पाते, रिसाइकल ही नहीं होते। टाइम ही नहीं दे रहे तो भैया कैसे होंगे। तो ओवर क्रॉपिंग से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का मैंने क्या बोला, फर्टिलिटी मतलब वही जो न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस है, वो कंटेंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवर क्रॉपिंग से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, इज़न्ट इट। तो फिर क्या होता है, उस सॉइल में आप जो भी आप क्रॉप्स उगाओगे ना, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएंगे, यही प्रॉब्लम होती है। और फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, अनफर्टाइल सॉइल होगी, तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो देखते हैं, तो क्या कहा, ओवर क्रॉपिंग रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, पहली लाइन है, तो ट्रू बोलोगे कि नहीं? पीछे इतनी कथा सुनाई, ट्रू बोलो ना। क्यों? क्योंकि ओवर क्रॉपिंग यानी ज़्यादा क्रॉपिंग करती तो सॉइल की फर्टिलिटी यूज हुई। चलो फर्स्ट स्टेप अचीव। सेकेंड आ जाओ, सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कॉम्पोजिशन। चलो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन वर्ड का मतलब समझते हो, कॉम्पोजिशन यानी क्या, कॉम्पोजिशन सी से सी, इफ यू कैन रिमेंबर, कंटेन या कंटेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इट कंटेन्स आई कैन ऑल्सो राइट, है ना। कॉम्पोजिशन यानी क्या, व्हाट इट कंटेन्स, अरे इट कौन, यही सॉइल। सॉइल में क्या क्या है, कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उस पर डिपेंड करती है ना सॉइल की फर्टिलिटी। अभी तो कहा ह्यूमस ज़्यादा होगा तो क्या होगी, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। ज़्यादा फर्टाइल एज इन के ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, बाकी कंपाउंड्स जो कि प्लांट ग्रोथ अच्छी करे वो सब ज़्यादा है। तो बोलोगे मैम बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, बिल्कुल अच्छी बात। आ जाओ डिफिकल्ट पड़ा, जब दोनों ट्रू होते हैं तो क्या करना होता है, ओवर क्रॉपिंग रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। अब लगा दो एक बहुत ही प्यारा सा बचपन वाला वर्ड, बिकॉज। अब देखते हैं क्या ये बिकॉज बोलने से कैसा सुनाई देता है। ओवर क्रॉपिंग रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कॉम्पोजिशन। अरे नहीं नहीं, ये बात थोड़ी ना थी। बात क्या थी, बात तो ये थी ओवर क्रॉपिंग रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ड्यू टू ओवर क्रॉपिंग जो है
सॉइल के जितने भी फर्टाइल कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं मिलता। ये है रीज़न। और रीज़न में ये कह रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी, मतलब रीज़न में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन दे दी कि सॉइल फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये बताया है। तो बात तो आप दोनों सही कह रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, आप दोनों अपनी जगह सही हो, बट दिस इज नॉट द रीज़न फॉर असर्शन। तो विच मीन्स क्लियरली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन बी? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई समझ? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोलो मैम ऑप्शन सी और डी तो कहीं आ ही नहीं रहे, देखते हैं कहीं आ जाए। चलो असर्शन, लोमी सॉइल इज पोरस एंड अलाउज एरेशन ऑफ रूट्स, hence it is good for plant growth. Clay soil is poorly aerated, therefore it is not suitable for plant growth. आ जाइए, कहाँ पे आ जाइए? सॉइल की कहानी पे। कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल? हमने मेनली क्या देखे थे? 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड पीपल हु कीप अ कीन इंटरेस्ट इन प्लांटिंग, उनको भी बहुत पता है इन सॉइल्स के बारे में। बट अब जब हमने पढ़ लिया है तो हमें भी आता है भाई, हमें भी आता है क्या? सैंडी सॉइल, नाम बोलो, सैंडी सॉइल। सेकेंड क्या था? क्ले सॉइल। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब मैं तो लिख रही हूँ नॉर्मली। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, और लास्ट क्या थी? लोमी सॉइल। ओके, अब बहुत ही सिंपल वे में हम इनको याद कर सकते हैं। सैंडी सॉइल, नाम से ही सैंड है, मिट्टी है, तो यानी सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, ये एरो में बना रही हूँ ना, एरो मीन्स बहुत ज़्यादा, इंक्रीज्ड, है ना, तो सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जो घर नहीं बन रहे होते, अपने आसपास कहीं घर बन रहा होता है किसी का, देखते इतनी सारी मिट्टी रखी रहती है, तो वही है सैंडी सॉइल। वो मिट्टी कैसी होती है? इतने मोटे मोटे, आपको एक एक पार्टिकल ऐसे दाना दिखता है, तो यानी बहुत मोटे हैं। बहुत मोटे हैं तो क्या है, इनके पास ना ऐसे जुड़े रहने की वो नहीं है क्वालिटी, विच मीन्स वाटर। अच्छा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मैं यहाँ लिखूंगी WHC, कम होती है। WHC क्या है? यहाँ लिख दिया है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग यानी पानी पकड़ के नहीं रख सकता। अब एक बात बताओ, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा, पानी, सन, सब चाहिए ना। अब जब पानी नहीं पकड़ेगा तो यहाँ कैसे उगेंगे प्लांट्स? तो ये वही सॉइल है, हाँ जी, जो हमें डेजर्ट रीजन में नहीं मिलती है, डेजर्ट्स, तो वहाँ पे सैंडी सॉइल रहती है और ज़्यादा आपको प्लांटेशन दिखेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट वी कम टू क्ले सॉइल। अगेन क्ले से कितनी सारी चीज़ें खेलते हैं ना, क्ले खेला होगा बचपन में या अभी भी शायद। तो क्ले सॉइल से क्या होता है, हम देखते हो मोल्ड वोल्ड कर सकते हैं, और इवन उसमें पानी डाल के, कुछ कुछ ऐसे फॉर्म में आती, पानी डाल के और हम क्ले बनाते हैं। मतलब इतना तो समझ गए कि इसमें चलो क्ले का कंटेंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, और क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है। चलो यार, मतलब ये अच्छी बात बोली मैम आपने, बट रुकिए, तीसरे में ये मात खाता है। क्यों? इतना कॉम्पैक्ट होती है ना ये सॉइल कि एयर के लिए जगह ही नहीं है, एरेशन ही नहीं कर पाता। और प्लांट्स को जब एयर ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा भाई? तो फिर दिस सॉइल इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब आखिर में आ जाती है हमारी हीरो सॉइल। हीरो यानी कि इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ह्यूमस बहुत रिच है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, और एयर भी अच्छे से ले पाता है, एरेशन भी अच्छा है इसका, विच मीन्स कि ये जो नहीं मैच हम ढूंढते हैं, ये मैच मिल गया हमें, परफेक्ट। दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर, वेरी मच फिट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो जितनी भी प्लांट ग्रोथ मेनली होती है ना इस सॉइल में, क्योंकि ये सॉइल अकेली नहीं है, इसमें सब कंटेंट्स अच्छी तरीके से हैं। क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, और क्या ह्यूमस है, सब अच्छी तरह से कंपोज्ड हैं। तो लोमी सॉइल, दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल विच इज सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जब ये समझे हो तो क्या समझ जाओगे कि ये मैंने क्यों समझाया? अगेन बिकॉज हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। पहला पॉइंट क्या कहता है? असर्शन, लोमी सॉइल इज पोरस। पोरस यानी क्या? उसमें जगह रहती है। अच्छा, पोरस का मतलब होता है पोर्स। पोर्स होते हैं तभी तो क्या जाएगी? हवा जाएगी ना, हवा का आवन जावन के लिए जगह। एरेशन, एंड अलाउज एरेशन ऑफ रूट्स, करेक्ट, हेंस इट इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात, ट्रू। क्ले सॉइल इज पुअरली एरेटेड, यही बात थी, वाटर होल्डिंग सही है बट कॉम्पैक्ट इतनी है कि जगह ही नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये भी सही है। अच्छा एक चीज सुनो, अगर लग रहा है ये दोनों तो सही हैं, बट क्या रीजन है क्या ये लोमी सॉइल का? नहीं, रीजन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, बिकॉज लगा के भी देखोगे ना, खैर बहुत लंबा स्टेटमेंट है बट पहले ही समझ गए, दिस इज नॉट द रीजन। रीजन तो पहले ही लिखा है,
पोरस है तभी एरेशन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, विच मीन्स तुम दोनों अपनी जगह पे सही हो, बट यू रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो लेट्स जस्ट चेक अवर आंसर. Yes, correct. If both reason, assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Clear है? Let's come to question number 6. Question number 6. Assertion पढ़ लेते हैं. Forests are renewable resource. Reason, conservation of forest has multifold benefits. आ जाओ, एक और कहानी. किसकी कहानी? फॉरेस्ट की कहानी. अब फॉरेस्ट में ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने थोड़ी देर पहले ही शायद कहा कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या हम स्पेशली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या ऐसे ओलंपियाड्स देते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनमें क्या होता है, जब भी बात यूजुअली अगर ऐसे नॉर्मली करें तो तब बात करी जाती है करंट सिचुएशन की. क्या कह रही हूँ मैं, पहले सुन लो फिर समझ आएगा कि इतना बोल क्यों रही हूँ मैं इसके बारे में. करंट सिचुएशन की बात करते हैं कि अभी के टाइम में, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, साइंस पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. प्रैक्टिकल एज इन कि अभी करंट टाइम्स में जब हम मान रहे हैं तो बताओ इसका आंसर. तो यही जो है हम मात खा जाते हैं कभी कभार असर्शन एंड रीजन में. तो फॉरेस्ट, whenever we have studied forest, we have studied it under a resource which is renewable. सही बात है, कुछ गलत नहीं है, और अभी भी यही बोलेंगे क्योंकि फॉरेस्ट में जब मैं कह रही हूँ ना, तो फॉरेस्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट से सिर्फ वाइल्ड लाइफ थोड़ी ना, फॉरेस्ट से कितनी चीज़ें आएंगी. वाइल्ड लाइफ है, आपकी ट्रीज हैं, आपके अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं यार, आपके एक्वेटिक भी ऑर्गेन, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं, बोल दो, मतलब बहुत है. एयर में उड़ रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट की लाइफस्टाइल में ही, जो फॉरेस्ट में नेचुरली रहते हैं. तो नेचुरल जब कोई चीज़ होगी तो हमें पता है रेन्यूएबल है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ. सब वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, जो रिसोर्सेज हैं वहाँ के, वो सब रेन्यूएबल है. रेन्यूएबल यानी क्या कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही बन के खुद ही टूटेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे और वो साइकिल चलती रहेगी, रिन्यू होते जाएंगे नेचर में. ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ और ख़त्म, एक बार एग्जिस्ट करें और ख़त्म. तो फॉरेस्ट क्या है, रेन्यूएबल है. फॉरेस्ट इज़ टोटल. मैं ये नहीं कह रही अलग से वाइल्ड लाइफ. जब मैं वाइल्ड लाइफ करूँ तो मैं वाइल्ड एनिमल्स की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट. कैसा ट्विस्ट, तो देखो, फॉरेस्ट सही बात है, फॉरेस्ट यानी सब कुछ आता है उसमें. वाइल्ड लाइफ जब मैं कह रही हूँ तो आई एम मेनली इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स. एंड अकॉर्डिंग टू करंट टाइम्स की मैं बात करूँ, करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ, तो वाइल्ड एनिमल्स को वी कांट से एज रेन्यूएबल, ये हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल. क्यों? क्योंकि ये होते जा रहे हैं एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ये हो रहे हैं एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड है, काफ़ी स्पीशीज गायब हो चुके हैं. ये गायब, इनका कोई वजूद भी नहीं बचा और ये गायब हो चुके हैं. मतलब क्योंकि इतने सारे स्पीशीज तो हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं करी और उससे ही पहले गायब. तो मैम गायब ऐसे कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमने कहा ना, हम इंसानों ने कहीं नहीं छोड़ा. पानी को पोल्यूट किया, एयर को पोल्यूट किया, लैंड को पोल्यूट किया, सॉइल को पोल्यूट किया, और इन्हीं सब पोल्यूशन की वजह से जो है ये सब एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लिविंग कंडीशंस नहीं बच रही हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इतने जो हमने फॉरेस्ट तबाह कर दिए, तो ये जो नेचुरल एनिमल्स यहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. तो नहीं करते, इसलिए एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म. अब जब ये ख़त्म होंगे तो ये रिन्यू नहीं हो सकते. तभी कहा करंट सिचुएशन की बात करो. भैया पहले की बात अलग थी, बहुत ही अच्छा युग था, जो हम कहते हैं ना, बहुत ही सब अच्छा चल रहा है, वैसा नहीं है. अब कंडीशंस अब चेंज. सो मैं फॉरेस्ट जब कहूँ ना, फॉरेस्ट में सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं आती है, बहुत सारी ट्रीज आती हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं फॉरेस्ट में. तो फॉरेस्ट वी कैन से इज़ रेन्यूएबल, अपने आप में वो सिस्टम चलता है. बट ऑन द अदर हैंड जब वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो ये अभी के टाइम पे नॉन रेन्यूएबल हैं, बिकॉज ज़्यादातर एनिमल्स या तो इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट, गायब हो चुके हैं. और गायब होने के रीज़न हमें पता है, हम ह्यूमंस ही हैं, है ना. चलो, तो अब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, फॉरेस्ट आर रेन्यूएबल रिसोर्स. तो बिल्कुल सही बात है, पीछे ही बताया, अपने आप में ये साइकिल चल सकती है फॉरेस्ट की, इजंट इट.
व्हेन आई टॉक अबाउट रीजन, रीजन क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स हैज मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स। मल्टीफोल्ड, कौन से फोल्ड, मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड कुछ नहीं है, मल्टीफोल्ड इन द सेंस कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके सिंपल लैंग्वेज में समझो। कंजर्वेशन यानी क्या, फॉरेस्ट को बचाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं भाई, वाइल्ड लाइफ बची रहेगी, वाइल्ड लाइफ बची रहेगी, इन्वायरमेंट जो है या इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा, इजंट इट, ये बैलेंस में रहेगा तो ह्यूमंस देखो हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा ही। ऑक्सीजन, ये जो CO2 एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगी ट्रीज, ऑक्सीजन ज़्यादा देंगी, हमें ही प्रॉफिट है। और इवन इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं कितने सारे, उनका हम यूज़ करते हैं, कितनी सारी मेडिसिन लेते हैं हम वहाँ से, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इजंट इट, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मल्टीफोल्ड यानी जितना इसको ना अंदर जाते जाओ उतने बेनिफिट्स निकलते जाएंगे। किसके, फॉरेस्ट के। कितने सारे एनिमल्स हैं जो हम अंडरटेक करते हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए, इजंट इट। तो ये सब जो यूजेज हैं ये सब हम ले सकते हैं किससे, फॉरेस्ट को बचा के कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, और डीपली अगर नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़े तो हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन जैसी चीज़ें भी बच सकती हैं। सॉइल इरोजन यानी क्या, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है ना, कुछ कंडीशंस, हैवी विंड्स, हैवी रेन्स की वजह से वो निकल जाती है उस जगह से और दूसरी जगह चली जाती है। तो क्या होता है, सॉइल चली गई यानी वो रीजन खाली हो गई, बंजर ज़मीन, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। सॉइल इरोजन, अब ये कैसे बचाएंगे फॉरेस्ट या पेड़, तो क्या होता है, पेड़ की जो रूट्स होती है ना, हाथ निकलते हैं उनकी ब्रांचेस, तो वो क्या करती है, सॉइल रहती है उसको पकड़ के रखती है कि अच्छा हैवी विंड आएगी, हैवी रेन आएगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तो वो पकड़ने का काम करती है। तो इसलिए जब फॉरेस्ट को बचाओगे तो सॉइल इरोजन भी बचेगा। अगेन मल्टीफोल्ड बेनिफिट जितने बोलो उतने कम है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या समझना था, रीज़न है तो ट्रू। अब आता है हमारा दूसरा पढ़ाव या स्टेप कह सकते हैं क्या, कि क्या ये इसका रीज़न है। तो देखो, फॉरेस्ट आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स। तो नहीं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों है फॉरेस्ट, बिकॉज उनकी जो साइकिल है वो खुद को रिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार यूज़ करो और ख़त्म। देयर ओन ऑर्गेनिजम्स, उनके खुद की बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स है जिनकी वजह से वो रिन्यू हो सकते हैं। तो ये बात तो आपने दोनों सही कही, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो विच मीन्स वी विल पुट ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। क्या है, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So let's see, absolutely correct. Let's move on to question number 7. अच्छा, इतनी थियोरी जो मैंने पढ़ाई थी ना, वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी कहीं ना कहीं थी। तो देखो, असर्शन क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स। रीजन कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज डू नॉट इफेक्ट वाइल्ड लाइफ। बोलो मैम, जैसा आपने कहा ना, ये जनाब तो उल्टा कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, फॉरेस्ट भले ही रेन्यूएबल हो बट अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल इस बात पे हाईलाइट करते हुए मैं कहूँगी, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन वाइल्ड लाइफ यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। उसका रीज़न कितना क्लियर दिया है मैंने। रीज़न क्या है, रीज़न है हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ भैया, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर लग रहा हो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो आ जाओ इधर, कितनी सारी हैं, गिना सकते हैं हम। डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन से इनका नेचुरल जो हैबिटेट है वो चला गया, नेचुरल हैबिटेट जहाँ ये रहते हैं। अब सेकंड हम ले सकते हैं पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन एक नहीं कितने सारे पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन। तो वो जगह अनफिट हो गई रहने के लिए, किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओवर यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी एक रीज़न है। पता है क्या होता है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ वगैरह रहती है ना, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, तो जो मेडिसिन बनानी होती है ना, एक लिमिट तक तो ठीक है, बट जब वही कहा किसी चीज़ का ओवर यूज़ हो जाता है तो उससे भी, अगर मेडिसिनल प्लांट्स इतने सारे काटोगे, ओवर यूज़ करोगे, अगेन इट वुड लीड टू डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू द स्पीशीज़ बिकमिंग एक्सटेंट। ये हो गया क्या, डिफॉरेस्टेशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, या फिर क्या कर सकते हैं, पेपर बनाने के लिए जो वुड है, रिसाइकल करने की जगह इतना सारा हम वुड लेते हैं कितनी चीज़ों के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी कंडीशंस है जिसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को मजबूर कर देते हैं। हमने डायरेक्टली नहीं कहा बाय बाय, पर हमने क्या किया यार, किसी को मजबूर करोगे तो वही बात हुई ना, एक्सटेंट हो जाएंगे। एक्सटेंट एज इन की या तो इंडेंजर्ड, खतरे में है, या एक्सटेंट। अच्छा, एक्सटेंट कैसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी
फैमिली की पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो क्या हुआ, अब एक्सटेंट ये होने लगे, ये खुद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इनके जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो एक टाइम बाद पूरी स्पीशीज एक्सटेंट हो जाती है, गायब हो जाती है नेचर से, इजंट इट, यानी ये खुद को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है, वाइल्ड एनिमल्स एक्सटेंट है, नॉन रेन्यूएबल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू व्हाट, करंट सिचुएशन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में आ गया है फॉरेस्ट। ओके चलो आ जाओ, कहाँ पे, इधर असर्शन क्या कह रहा है, अब इधर उल्टा लिखा है, इधर लिखा है वाइल्ड लाइफ इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, पर हमने कहा नॉन रेन्यूएबल है, विच मीन्स कि यार असर्शन ही फॉल्स हो गया। अब किसी को लग रहा होगा फाइनली मैम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाके आया है डी ऑप्शन, तो करेक्ट है, और ये रीजन तो वैसे ही गलत दिया है, ये लिख रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज डू नॉट इफेक्ट वाइल्ड लाइफ, अरे हम ही तो हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इन्हें, विच मीन्स दोनों गलत हैं, आ गए ऑप्शन डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Assertion says excess use of fertilizers causes salt loading of soil. Reason, fertilizer may develop alkalinity in the soil. चलिए आइए, सॉइल की बात है, सॉइल में भी किसकी बात है, फर्टिलाइजर्स की बात है। तो मेरी एक बात सुनो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अभी तो नहीं, मतलब हमने कब पढ़ी थी, चैप्टर में पढ़ी थी, हाँ चैप्टर में हमने पढ़ा है सॉइल प्रोफाइल, याद आ रहा हो, अगर कंपटीशन विंडो के तौर पे नहीं भी याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, सॉइल की जो लेयर्स हैं धीरे धीरे बनती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, ये सब सॉइलें आती हैं। क्लियर है, अब क्या होता है, सॉइल में हम क्या यूज़ करते हैं, सॉइल में हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं। क्लियर है, फर्टिलाइज़र यूजुअली क्यों यूज़ करते हैं, तो सुनो, फार्मर्स होते हैं, अब इतना बड़ा मार्केट है, और आजकल तो देख रहे हो जितनी वेजिटेबल्स होती हैं, पहले ऐसा होता था, बहुत पहले की बात है, सीज़न के हिसाब से आजकल कोई भी वेजिटेबल किसी भी सीज़न में दिख रही है, कितनी अजीब सी बात है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, फर्टिलाइजर्स जैसे, फर्टिलाइजर्स से क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अच्छे हो जाते हैं, अच्छे इन द सेंस की जो प्लांट ग्रोथ होती है ना वो जल्दी से होने लगती है। तो यानी ये फर्टिलाइजर्स अगर ज़्यादातर आप अल्कलीन फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, अब अल्कलीन क्या होता है, तो उसके लिए आपको ना ज़रा इधर आना पड़ेगा, अल्कलाई वर्ड सुना है, अल्कलाई, अच्छा चलो ये भी नहीं सुना हो तो केमिस्ट्री थोड़ी तो पढ़ी होगी यार, एसिड बेस पढ़ते हो नहीं, एसिड्स बेस, तो एसिड और बेस में जो बेस होता है ना उसको हम अल्कलाई भी कहते हैं, एसिड और बेस में से जो बेस होता है उसे हम अल्कलाई भी कहते हैं, और अल्कलाई वाली कोई भी चीज़ हो तो उसे हम अल्कलाइन कहते हैं, यानी जो वो फर्टिलाइजर जिसमें बेस कंपोनेंट ज़्यादा हो, बेसिक हो, अल्कलाइन हो, वो कंपोनेंट यानी उनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। अब अगर आप इन फर्टिलाइजर्स को ध्यान से सुनना है ना, इन फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो क्या होगा, जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यू विल यूज़ अल्कलाइन फर्टिलाइजर्स मोर इन द सॉइल, क्या होगा, सॉइल में सॉल्ट का कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं सॉइल में सॉल्ट का कॉम्पोजिशन कब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा जब फर्टिलाइजर्स अल्कलाइन वाले ज़्यादा यूज़ होंगे। क्लियर है, क्या बोला, क्वेश्चन है ये मेरा, व्हेन विल सॉल्ट कंटेंट राइज, सॉइल में कब राइज करेगा, कब राइज करेगा, तब राइज करेगा जब अल्कलीन फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करे जाएंगे। क्लियर है, दिमाग में बैठी 2 बार मैम बच्चों जैसे क्यों बताई, बिकॉज आ जाओ जब इधर क्वेश्चन पे आओगे तो पता लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स causes salt loading of soil, fertilizers may develop alkalinity in soil। अच्छा, अब ये बातें, पहली बात बोलो, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स causes salt loading in soil, तो बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेप हम देखो, मैं खुद स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, हमेशा हमेशा ऐसे ही करो, ट्रू है। दूसरे स्टेप में कहा है, दूसरे में यानी रीजन में कहा है फर्टिलाइजर्स में डेवलप अल्कलिनिटी इन सॉइल, तो सही बात है, ये भी अल्कलाइन कर देंगे। अब ये जानने वाली बात है कि क्या ये इसका सही रीजन है, तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेज सॉल्ट लोडिंग ऑफ सॉइल बिकॉज फर्टिलाइजर में डेवलप अल्कलिनिटी इन सॉइल। देखो ये दोनों बातें ना अपनी जगह सही है, बट क्या लग रहा है, जब मैंने पीछे एक बात बताई तो क्या ये चीज़ उल्टी नहीं लग रही है, उल्टी एज इन कि अल्कलाइन, मैंने कहा अल्कलाइन कब कहा जाएगा, अल्कलाइन कब कहा जाएगा, जब अल्कलाइन फर्टिलाइजर यूज़ करोगे।
अच्छा यूज़ तो कर लिए, ये करते क्या हैं, ये सॉल्ट कंटेंट बढ़ा देते हैं सॉइल का। तो विच मीन्स अगर ये लाइन उल्टी होती ना, यानी रीज़न होता है असर्शन की जगह, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। यानी फर्टिलाइजर्स में डेवलप एल्कलिनिटी इन सॉइल बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेज सॉल्ट लोडिंग ऑफ सॉइल। यानी सही दोनों है, बट रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ आए? क्वेश्चन नंबर 8 तक आ गए हैं, थोड़ा लेवल बड़ा है, लेवल में बस इतना सा डिफरेंस है। बात दोनों सही है और यही बात हमने पीछे भी करी थी, बट हमने क्या कहा था, उल्टी बात कही थी। हमने कहा था एल्कलाइन क्यों होगा, एल्कलाइन क्यों होगा, क्योंकि क्या बढ़ जाएगा, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा। एल्कलाइन क्यों होगा, एल्कलाइन होने से क्या होगा, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा ज्यादा यूज से। क्लियर है? तो यानी बात आप दोनों सही कह रहे हो, बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, विच मीन्स ऑप्शन ए, ओ ऑप्शन बी, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Let's check it. Correct. Let's move on to question number 9. Question number 9 में assertion says increasing carbon dioxide causes global warming. Reason, carbon dioxide does not allow solar radiations re-radiated by earth to escape into space. तो आ जाइए, कहाँ आना है मैम, यहीं आइए। किसकी कहानी की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज अभी बात ही इसकी करी गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ एक और हम नाम पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना भाई बहन होते हैं साथ साथ में, तो ग्लोबल वार्मिंग बोलूँगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट याद आना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, CO2, मीथेन, CFC। इन सब का काम क्या था, इन सब का काम था कि अर्थ पे जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें बाहर मत जाने देना, बचा के रखना, ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ठंडी ज़्यादा नहीं हो। अब क्या किया हमने, इन्हीं का कंटेंट इतना बढ़ा दिया, किसका, CO2 का, कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होने की जगह, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होने की जगह क्या हो गया, बढ़ ही गया यार, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, है ना। हम क्या चाह रहे थे, हम तो मेंटेन करना चाह रहे थे, नॉर्मल की नॉर्मल रखो, उसको मेंटेन रहे। यहाँ तो बढ़ गया, और बढ़ा कैसे, ग्लोबली। तो ग्लोबल वार्मिंग, पूरा टेम्परेचर राइज हुआ, पूरा टेम्परेचर राइज हुआ, यानी पोल्स पे जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो सब भी मेल्ट होने लगे, सी लेवल बढ़ने लगा, समुद्र के पानी का लेवल वो सब बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग कब हुई, जब CO2 का क्या बोलते हैं, परसेंटेज बढ़ा। क्लियर है? अब आ जाओ कहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बस इतनी सी बात समझो कि अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये हाफ हमने बनाया अर्थ का सरफेस। अब सन से देखो, अगर हम बेसिकली कहें ना तो दो टाइप के ऐसे रेडिएशन निकलते हैं। एक होते हैं लॉन्ग वेव, बस समझने के लिए पढ़ो, फिजिक्स वगैरह में आगे देखोगे क्या होते हैं, अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ आए, है ना। एक होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, लंबे वाले, और एक होते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या बोला मैंने, शॉर्ट वेव। एक लॉन्ग वेव, एक शॉर्ट वेव, सन से आ रहे हैं, ठीक है, रेडिएशंस, वही हीट, गर्मी। ओके, अब इन रेडिएशन से क्या होता है, सुनो, ये रेडिएशन आई, ये हीट आई, तो क्या हुआ, शॉर्ट वाले मतलब शॉर्ट हैं, यानी ऊपर जो एटमॉस्फेयर की, मतलब यहाँ तक भी नहीं आएंगे, चलो ये शॉर्ट हैं, यानी ऊपर से ही एटमॉस्फेयर की लेयर है, आते हैं और टाटा बाय बाय हो जाते हैं। बट ये जो लॉन्ग वाले हैं ये हमारे अंदर तक आते हैं, यानी नीचे तक जो लेयर है, यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ तक आते हैं, इतना मान लो, है ना, अभी समझने के लिए। तो वहाँ तक आते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर में, जिस लेयर में प्रेजेंट है गैसेस, CO2 वगैरह, ट्रोपोस्फेयर, तो वो लेयर क्या करती है, मैंने कहा था ना, जाने नहीं देती है। तो इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, ये जो अर्थ से री रेडिएट होती है, उनको बचा के रखती है कि आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ ही रहिए। तो इसी से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में और राइज होता है। इजंट इट? यही कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग बताया उसका बस मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन के टर्म्स में। क्लियर हुआ? अब अगर नहीं भी हुआ हो तो कोई बात नहीं, इधर आओ असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन क्या कहता है, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट, बच्चों वाली बात है ये तो। अब रीजन क्या कहता है, रीजन सेज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट अलाउ सोलर रेडिएशंस re-radiated by earth to escape into space। ये लाइन देखो, कभी कभार क्या होता है, हम नॉर्मली पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट व्हेन इट कम्स टू अ बिट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझने की कोशिश करो। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट अलाउ, मैं क्या कह रही हूँ, डज नॉट अलाउ सोलर रेडिएशंस re-radiated by earth to escape into space। अभी ये इंग्लिश में लिखा है, द सेम थिंग आई सेड इन हिंदी। मैंने क्या कहा
जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ से यानी यहाँ तक रेडिएशन आई, री रेडिएटेड बाउंस बैक होके जा रही थी, तो ये लेयर आ गई, इसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ। किसने कहा? ये जो CO2 की लेयर है ना, इसने कहा मैं नहीं जाने दूंगी, रुक जाओ। तो यही बात ये कहाँ कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं, विच मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 यानी रीजन इज ऑल्सो ट्रू। अब हमारा काम क्या है? बस ये बताना है कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो चला देखते हैं। बिकॉज लगाते हैं, आ जाओ, इतनी देर से बिकॉज नहीं लगाया मैम, बिकॉज लगाते हैं। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज carbon dioxide does not allow solar radiations re-radiated by earth to escape into space। कितना अच्छा साउंड कर रहा है, यही तो रीज़न है मैम। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? CO2 बढ़ता है तो क्या होता है? CO2 की लेयर आती है और अर्थ से जो री रेडिएटेड होके जा रही होती है रेज, उसको कहता है रुकिए मत जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। विच मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच सेज इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, and we are good to go. Okay, let's come to the last question, that is question number 10. चलिए, assertion extensive use of CFCs increases the chance of cancer, the chances of cancer. Reason CFCs deplete the ozone layer in stratosphere. तो आ जाओ जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं हम। कौन सी कहानी? ओजोन की कहानी। ओजोन लेयर है क्या? पहली बात तो जब भी मैंने ये लेयर पढ़ाई है, मैंने कहा इस लेयर को बोलना थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलना? क्योंकि यही वो लेयर है, अगर ये नहीं होती ना तो मिलियंस ऑफ पीपल को हो चुका होता अभी तक स्किन की प्रॉब्लम, और ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, स्किन कैंसर। तो ओजोन लेयर मैम ऐसा क्या करती है, क्या आप प्लीज़ बताएंगी? तो बिल्कुल बताते हैं। पहले ले लो सन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सन। अब सन किसके पास? ये है हमारा अर्थ की हाफ लेयर ही बनाती हूँ मैं, है ना, हाफ लेयर हम बना रहे हैं यहाँ पे, मान लो, ठीक है। अब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, यहाँ से कुछ लेयर्स आएंगी, लेयर नहीं रेज आएंगी। लेयर कैसे आ रही है, मैं सॉइल तक हूँ अभी तक, है ना। रेज आएंगी किसकी? सन की। अच्छा, ये रेज को मैं ऐसा करूँगी, जब यहाँ से बना रही हूँ ना, आप सोचोगे मैम आप इतना थिक क्यों बना रहे हो, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, देखना। जब मैं यहाँ से ये लेयर बनाऊँगी ना, तो देखना ये आ रही है यूवी रेडिएशन, लेयर नहीं रेडिएशंस। क्या आ रही है? यूवी रेडिएशंस। इतनी मोटी है अभी, बोलो कोई सेंस है? तो बिल्कुल सेंस है इनको बनाने का, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। ये मैंने बनाई, यूवी रेज आ रही हैं, ठीक है, ये यूवी रेज है सन से। यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट, कॉस्मिक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, क्लियर, ठीक है। ये आ रही है अर्थ पे। अब अर्थ की एक लेयर है, वो कौन सी लेयर है? ये है आपका होमवर्क, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। भाई नहीं करोगे कमेंट तो मुझे लग रहा है कुछ आता नहीं है तुम लोगों को, है ना, इतना पढ़ाया है तो जल्दी बताओ कौन सी लेयर है जहाँ पे प्रेजेंट रहती है ओजोन। एटमॉस्फेयर की कौन सी ऐसी लेयर है जहाँ प्रेजेंट रहती है ओजोन? तो अब मैंने देखा यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, चलो ये अर्थ है, यहाँ का अर्थ मान लेते हैं हम, और ये जो ऊपर है ये है ओजोन की लेयर। किसकी? ये जो ऊपर है ये है ओजोन की। नहीं अर्थ बोलोगे मैम आप ब्लू कलर से ही बनाओ, ठीक है। अर्थ हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ नीचे अर्थ है, हाफ बनाया है, ठीक है। और ये है मतलब हमारी ओजोन लेयर, मान लो ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्ट कैसे कर रही है? तो ज़रा इधर आइएगा। प्रोटेक्ट में ये जो थी ना इतनी बड़ी लाइन, ये यूवी रेडिएशन थी, मान लो इसका इम्पैक्ट इतना है। जब ये अंदर आ रही है ना, ये क्रॉस करी, ये देखो, तो बोलोगे मैम गलती से बना दिया, नहीं, ये इतना मोटा परसेंटेज यूवी रेडिएशंस का यहाँ आके इतनी सी हो जाती है, और वो इतनी सी ही जाती है हमारे अर्थ के अंदर तक, इतनी सी ही जाती है वो, समझे कि नहीं? अच्छा, ये इतना डिफरेंस, और ऐसा नहीं है कि 40, 50, 60, अप्रॉक्सीमेटली 97 to 99% ऑफ यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है यही हमारी प्यारी सी लेयर। कौन सी? ओजोन लेयर। तो उसको थैंक यू बोलना बनता है कि नहीं? इतना काम कर रही है हमारे लिए। 97 to 99% यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है कौन? ओजोन लेयर, ताकि हम तक ये प्रॉब्लम नहीं आए, हम तक ये प्रॉब्लम नहीं आए। अब ओजोन कर रही हूँ तो मैम ओजोन है क्या? किसी चीज़ से तो बनती होगी, क्या आप वो बताएंगी? तो बिल्कुल, ओजोन इज़ वेरी सिंपल। O2 पता है ना, ऑक्सीजन, वैसे ही ओजोन इज़ 3 एटम्स वाला ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन। O3 कहते हैं हम इसे,
ये बनता कैसे है, इसकी बनावट कैसी है, तो सुनो बनावट भी काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हमें पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यानी O2, O2 है, सन की रेडिएशंस पड़ी, हीट एनर्जी है, टूटना बनना चल रहा है। तो जब ये टूटा तो ये किस में टूटा, एक O और एक O के मॉलिक्यूल में। अब वी नो दैट एटमॉस्फेयर में एक O2 तो नहीं होगा, कितने सारे होंगे, तो एक टूट रहा है, खाली O दिखा तो दूसरा ऑक्सीजन आया, कहता यार चल तो मेरे साथ आ जा, ट्रिपलिंग कर लेते हैं। तो ट्रिपलिंग यानी इतना समझ गए, ये O1 है, ये O2 है, 1 + 2 कितना होता है 3, इतनी मैथ्स तो कर लो, तो यानी O3। ऐसे ही O3 बनते 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 पूरी लेयर बन गई, किसकी, ओजोन की। अब ये ओजोन हमें बचा रहा है यूवी रेडिएशन से। बोलो मैम यहाँ तक तो ठीक है, ये अच्छी वाली कहानी चल रही है। विलन कब आता है, विलन भी अब फिर से ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ह्यूमंस, हमारा काम ही क्या है, खराब करना, चीज़ों को उल्टा करना। तो हमने रेफ्रिजरेंस, स्प्रे कैंस, प्रोपेलेंट्स के तौर पे यूज करे, क्या यूज करे, CFC। इसको अलग लिखो भैया, ये तो विलन है, इसको तो बिल्कुल ही अपन क्या कलर लेते हैं, इसको अपन ले लेंगे ऐसा वाला रेड कलर, CFC। अच्छा ब्राउन ले लिया, चलो CFC क्या है, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये यूज होता है यूजुअली एज रेफ्रिजरेंस, रेफ्रिजरेटर में। अब इनका यूजेज एक टाइम पे इतना हो गया था कि ये क्या करते हैं, ये ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड ऑल्सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस, वेरी गुड, हाँ ग्रीन हाउस गैस तो है ही। अब ये ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, क्या करता है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये देखता है ऑक्सीजन खाली है, तो ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर लेते हैं, ये जो खाली ऑक्सीजन टूटता है इनसे, तो विच मीन्स इससे रिएक्ट कर लिया, इससे रिएक्ट कर लिया, यानी ओजोन तो ये बनने ही नहीं देता। समझे, ऐसा नहीं है कि बन रही है फिर तोड़ रहा है, बनने ही नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन यहाँ ब्रेक हुई, 2 मॉलिक्यूल्स में, एक O के एटम्स में हुई। अब इन एटम से कंबाइन कर लेते हैं CFC। अब जब इन्होंने कंबाइन कर लिया मान लो, तो फिर कहाँ ही ओजोन कहाँ ही बनेगा, ऑक्सीजन कहता है कोई है ही नहीं खाली, तो चला जाता है वो CFC, यानी ओजोन लेयर नहीं बन रही है। तो कोई चीज़ अगर नहीं बने तो उस जगह पे पता है क्या आ जाता है, एक होल आ जाता है। तो यहाँ जो ओजोन लेयर थी ना, एंटार्क्टिका के ऊपर माना गया है उस रीजन में, यहाँ हो गया था ओजोन होल यानी गड्ढा, वहाँ पे ओजोन लेयर ही गायब हो गई थी। यानी ये जो यूवी रेडिएशन दिख रही है ना इतनी खतरनाक, ये इसी फॉर्म में अंदर घुस रही थी। क्लियर है, आया समझ, इसी फॉर्म में अंदर घुस रही थी। मतलब क्या, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो उसके बाद अकल आई तो हमने निकाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल में ये लिखा था कि CFC या ऐसे कोई भी यूजेज है ना सब्सटेंसेस का जिसके थ्रू ओजोन लेयर को प्रॉब्लम है, ज़रा इनको बंद करिए, इनके प्रोडक्शन को बंद करिए, यूजेज को या तो कम कर दीजिए या बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। किसके प्रोडक्शन या कंजम्पशन को, CFCs। आप ऑल्टरनेटली आइए, इजंट इट। तो यानी तब जाके जो है कुछ काम हुआ। चलो गलत करते हैं तो सही भी कर देते हैं, बचा दिया हमने। किसे बचाया, हमारी ओजोन को। ठीक है, अब जब ये कहानी समझे हो, ओजोन लेयर क्या है, बनी कैसे, डिप्लीट कैसे हुई, बचाया कैसे गया, अब क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने पूछा था होमवर्क के लिए, होमवर्क 2 मिनट का ही था क्योंकि आता आंसर तो आप सबने लिख दिया होगा, लिखा है तो मेरी तरफ से 10 on 10। कहाँ मिलती है ये ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर है कि नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में, नहीं तो कुछ बोलेंगे मैम आपने बताया ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। होमवर्क दे दिया, लिख दिया तो वेरी गुड। आ जाओ इधर अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन देखो। असर्शन सेज एक्सटेंसिव यूज ऑफ CFCs increases the chance of skin cancer. Increases the chances of skin cancer. CFC deplete the ozone layer in stratosphere. चलो, एक्सटेंसिव यूज ऑफ किसका कह रहे हैं, एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा। एक्सटेंसिव यूज ऑफ CFC, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ स्किन कैंसर। कितने मतलब क्लेवर हैं ये लोग, कितना घुमा के चीज़ देती है। हमने क्या कहा था, CFC क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करेंगे तो यूवी रेस पूरी आएगी तो स्किन कैंसर होगा। इतनी बड़ी कहानी बोली, इन्होंने सिंपल कर दिया। CFC ज़्यादा यूज़ करोगे तो स्किन कैंसर होगा। बीच की कहानी खा गए, वो हमने बता दी। तो बिल्कुल सही बात है, स्किन कैंसर क्यों होगा, बिकॉज यूवी रेडिएशंस आएंगी तो वो कॉज करेंगी स्किन में प्रॉब्लम। कहाँ तक प्रॉब्लम, इवन टिल स्किन कैंसर, विच मीन्स असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अब रीज़न पे आओ। रीज़न क्या कह रहा है, CFC डिप्लीट द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो तभी स्ट्रेटोस्फीयर मैंने लिख दिया एंड में, बिकॉज आंसर तो समझा नहीं था। तो कहाँ मिलती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं
कितनी लेयर्स हैं? चलिए एक नया होमवर्क दे देती हूँ, कितनी लेयर्स हैं जल्दी कमेंट करके बताओ, और लेयर्स के नाम बता दिए तो आहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, CFC डिप्लीट द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो सही बात है क्योंकि लेयर वहीं मिलेगी। डिप्लीट कैसे करेगा? ऑक्सीजन को कंबाइन होके बनने ही नहीं देगा ओजोन, CFC मिल जाएगा उसके साथ। क्लियर है? तो विच मीन्स रीजन इज ऑल्सो ट्रू। अब बस आखिरी कहानी जाननी है किसकी, कि क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो 2 मिनट का काम है, बिकॉज लगा देंगे। क्या है देखो, एक्सटेंसिव यूज ऑफ CFCs इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ स्किन कैंसर बिकॉज CFC डिप्लीट्स द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। साउंडिंग सो नाइस है ना, क्योंकि यही पढ़ा हमने पीछे और यही बोलना चाह रहे हैं क्या, कि CFC का ज़्यादा यूज से स्किन कैंसर होगा। क्यों होगा? बिकॉज CFC ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन को डिप्लीट करती हैं। विच मीन्स क्या सिलेक्ट करें लास्ट क्वेश्चन में? ऑप्शन ए, इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ऑप्शन ए, लेट्स जस्ट चेक इट, एंड बिल्कुल करेक्ट लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। तब तक क्या करोगे? तब तक जाइए हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे, जहाँ आपको मिलेंगे K-12 सारे कोर्सेज फ्री में। यहाँ लेफ्ट में जाओगे कोर्सेज एक्सप्लोर करना, ओलंपियाड में जाओ, आपको दिखेंगे साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स भी। एंड इफ़ यूल सी माय फेस, जाइए बायोलॉजी क्लास 9 पढ़ने के लिए, नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। तो सभी टॉपिक वाइज अरेंज हैं चैप्टर, MCQs अरेंज्ड हैं, जाइए बिल्कुल सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर्स बताइए। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। जल्दी से होमवर्क मुझे बताओ। दिस इज़ पलक रखियानी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।